काम करता है उसके फूलों पे। ब्लैक ये रासायनिक खेती में ये सब कीट चले गए। एक्सपोजर बंद केला। वो हमसे डर के ही तो वो वोट ले गया। बोलिए, बताइए। देखिए, ये जो कीट है साहब, ये किसान के लिए बड़ी उपयोगी है। इसका नाम बामनी कीट है और ये रासायनिक खेती में नष्ट होता जा रहा है, हमारे खेतों में मिल रहा है। और इस कीट के सब फूलों का जो परागण वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये फूलों का रस नहीं चूसता, बल्कि महीन कीट जैसे माहू कीट है वगैरह, उनको ये इसके रहने से वे कीट नहीं आते हैं। तो प्रकृति इस तरह से अपने आप में ही संतुलन बनाती है। तो हमारी फसलों की यह छिड़क रहे हैं। और नहीं, ये आप नहीं, मैं हाँ जी करिए। ये देखिए, हमारी प्राकृतिक रूप से ये सरसों की फसल है। इसमें रासायनिक खेती में तो कीटनाशक छिड़कते हैं, लेकिन कीटनाशक से बचने के लिए हमें ये अनुभव हुआ कि माहू कीट से सरसों की रक्षा गुड़ के घोल से करते हैं। ये संतरप विलियन है जो इसकी पत्तियों को, फूलों को, सबको चिपक जाएगा। इसके चिपके रहने से जो मोटी चींटियाँ हैं जंगली, वो ऊपर तक आएंगी और वो रेंगती रहेंगी और उससे जो है माहू कीट संतुलन में आ जाएगा, हमारी फसल की रक्षा हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने खेतों में अन्य फसलों पर भी अनुभव करते रहते हैं और प्रकृति से समझते रहते हैं। तरह तरह के, कभी कभी चावल डालते हैं, कभी हल्दी का पेस्ट घोल छिड़कते हैं, और कभी हमने मेथी खाने वाली जिसमें गंध होती है, सौंफ और मेथी के भी दाने छिड़कते हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो गंध से भी चले जाते हैं और हमारी फसलें प्राकृतिक रूप से बच जाती हैं। चलिए इधर की साइड में मेरी तरफ आइए। बस चलिए आइए। एक्शन। देखिए, खेती करते हुए साहब हमें ये अनुभव हुआ कि जो भूमि का हमारी भूमि ढकी रहनी चाहिए। इसलिए हम इस घासों से और कचरे से आच्छादित रखते हैं, बिल्कुल ढकी हुई रखना पसंद करते हैं। क्योंकि ये भूमि का जो जैव जगत है, इसमें सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, केंचुआ दीमक जैसे, इसका फफूंदी जैसे इसका घर बना हुआ भूमि में, तो वो सबका सब सजीव रहे, सक्रिय रहे। इस वजह से हम इसमें कचरा भी डालते हैं और जो कुदरती घास उगती हैं वे भी इस पर फैली हुई हैं। और इससे पहले इसमें फसल थी, अरहर की फसल थी, ज्वार की फसल थी, पशुओं के लिए चारा था और गन्ने की भी फसल है साथ में इसके। तो कचरे हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नाना प्रकार का कचरा इसमें रहे। विभिन्न प्रकार की सैकड़ों तरह की इसमें घासें भी हैं और कोई फैल रही है, कोई खड़ी है, कोई किस पहली फसलों के भी बीज इसमें तैयार हो गए हैं और अब नई फसल बोने जा रहे हैं। तो इस कचरे का हम उपयोग, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जो घर से पशुओं का के नीचे का कूड़ा करकट, मलमूत्र का जो कचरा है, उसमें हल्का हल्का छिड़काव दे रहे हैं। और इसलिए कि वो उससे थोड़ा सा जो जीव जगत है उसको और खुराक से मिले।
और हाँ, जंगली पशुओं को मारा ना जाए और मैकेनिकल यांत्रिक रूप से उसके विध का बना देते हैं ये लोग, जिससे जो पशु डर कर भाग जाते हैं कि ऐसा लगे कि आदमी खड़ा। हाँ हाँ, और इससे फसल की ये सुरक्षा होती है और रासायनिक का या भयानक किसी बंदूक का या गोली का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। से शॉट लेना। हाँ ठीक है, चलिए। और मैं देख के आता हूँ खेत की स्थिति कैसी, पानी वो जी। बैठती तो नहीं धरती। एक ही मिनट। आप पड़ोस में तो सबसे निकट आपका ही खेत है। हमारा तो खाली पड़ा है। ठीक। पशुओं के ये जो जंगली पशु पालना पड़ता है, कभी किधर को मुड़ी पड़ी है, कभी किधर से, ये तो भगे ही फिर हो जहाँ।
पूरी फसल ऐसी है इसकी, खाली जहाँ शुरू होती दाना फिर हाथ हाथ चलेंगे। ओके। बड़े पैमाने पे जब खेती होती है, हाँ जी, तो जिसके बहुत बड़ी जमीन है तो उसमें तो यंत्र लगेंगे, और उसमें तो ज़्यादा उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े पैमाने की खेती के लिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाए, मतलब आपके जो तरीके हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर काम आ सकते हैं? हाँ जी, बड़े पैमाने पर तो ये बहुत अच्छे काम आएंगे, क्योंकि बड़े क्षेत्र में जो आदमी अधिक अपने लेबर भी रख सकता है, और उसमें अपने जो पशुओं को भी पाल सकता है, पशुओं के लिए चारा भी ले सकता है और अपना अनाज भी ले सकता है, और उसके पास कचरा भी ज़्यादा रहेगा, और उसको फसल चक्र अपनाने के लिए, मिश्रित खेती अपनाने के लिए फील्ड भी काफ़ी रहेगा। छोटे किसानों के लिए भी ये उपयोगी है, और बड़े किसानों के लिए भी, चाहे वो 10 एकड़ का हो चाहे 100 एकड़ का हो, कितना भी बड़ा किसान हो, इस पद्धति को, प्राकृतिक पूरक खेती को अपनाने में बड़ी सहज रूप से अपनाई जा सकती है। हमने बीच में पढ़ा था कि देहरादून की किसी इंस्टीट्यूट से आपको बुलावा आया था और आपको कुछ फंड्स ऑफर किए गए थे, और आपने वो पैसे, वो जो मदद थी कुछ रिसर्च के लिए, वो टाल दी। तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, वहाँ देहरादून से एक मित्र की संस्था है, वो लोग मुझे वहाँ कोई पानीपत के पास में यही प्राकृतिक खेती का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे। वहाँ पॉपुलर की खेती थी, पॉपुलर का काफ़ी बड़ा बाग था, और कोई 500 एकड़ के करीब ज़मीन थी वो, और उसके साथ में वो काम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये खेत अगर हमको मिलता पूरा क्षेत्र, तो क्या इसमें आप हम प्रोजेक्ट ले लें, आपको फंड भी देंगे, और आप इसमें हमारे सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमें मदद देंगे? मैं बोला जी हाँ जी देंगे। तो बोले कि आप अपना, अगर हम फंड दें यहाँ तो उसका काम कर। देखिए, जब पैसे की, मैंने देखा जहाँ तहाँ जो पैसे जब आता है तो ध्यान लोगों का ज़्यादातर पैसे पर जाता है। अब मेरा ये शौक़ है, अपनी हॉबी है, तो मैं कोई डिस्टर्ब ना कर, किसी भी कारण से मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर, कोई पैसे के उसमें या किसी अपने स्वार्थ के लालच में, तो मैं अपने काम से संतुष्ट रहता हूँ, और अपने उपज से भी ये चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा आए तो मेरे श्रम से आए, या वो जो और अपने पुरुषार्थ के उससे आना चाहिए। मेरे मित्र को अच्छा लगता है या किसी संस्था को अच्छा काम लगता है, तो वो मेरे पुरुषार्थ को देखकर जो भेंट दे वो भी मेरा ही धन होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। पर उस धन के कारण मेरा कहीं दुरुपयोग ना हो, मेरी जो दखल अंदाज में लग रहा है कि बिल्कुल सत्य मार्ग है, प्रकृति में एक ऐसी प्रबंध है, उस प्रबंध को मैं समझ लूँ, और उस प्रबंध के सहारे से खेती नहीं, बहुत बड़े बड़े एक पर्यावरण की, एक उसकी समस्या का, और स्वास्थ्य की, और ये जितने भी हमारी ऊर्जा जा रही है स्वास्थ्य के बारे में, स्वस्थ रखने के लिए तमाम दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, खाद बनाए जा रहे हैं, टॉनिक बनाए जा रहे हैं, फसल सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण के लिए तमाम तरह के ये यंत्र लगाए जा रहे हैं शुद्ध करने के लिए। तो इसमें जो अपने बिल्कुल सूक्ष्म जगत से लगाकर और पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी आकाश से ऊर्जा है, और सारे के सारे प्राकृतिक इकाई मानव के सहअस्तित्व में एकदम पूरक दिखाई देती है। इसलिए मैं प्राकृतिक। आजकल किस प्रयोग पर काम कर रहे हैं? आजकल आपके क्या प्रोजेक्ट शुरू हैं? आजकल मेरा, देखिए, जो मेरी परिकल्पना थी कि प्रकृति में सारी इकाई का क्या महत्व है और मनुष्य इसके साथ कैसे जी सकता, तो वो तो प्रयोग में उसके लिए रास्ता मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ आम समाज में, और अपने की कहते हैं कि किसान का बेटा किसानी ना करे, किसान खुद चाहता कि ये बेटा किसान ना बने, उसके कई ऐसे दुष्प्रभाव हैं
कि किसान जन्म कर्जे, किसान के घर में जन्म लेना मतलब एक कर्जे में जन्म लेना, और जब साधन के मतलब समृद्धि का के एक अभाव में जन्म लेना, ऐसा महसूस करता है किसान। और वो चाहता है कि मेरा बेटा कहीं ठीक ठाक, मेरी जो जनरेशन है, मेरी जो पीढ़ी है, वो ठीक ठाक और खुशहाली समृद्धि पूर्वक जीवन जिए, और खेती में उसको उम्मीद नहीं है। तो इस वजह से भी वो दूसरा कारण ये भी है कि जो खेती की उपज है वो आसानी से नहीं, वो एकदम नित्य काम चाहिए, उसे नित्य काम करता एक लगे हुए और बड़ा लगन से परिवार सब मिलकर या खूब लेबर उसमें श्रम करके तब उत्पादन मिलता। और उसके भी कभी प्रकृति में सूखा पड़ जाए, कभी प्रकृति की चक्र बदल अपने बेटे को खेती करने के लिए उत्साहित, मैं तो उत्साहित बना रहा हूँ उसको। साथ में अभी मेरा बेटा मेरे साथ सरसों कटवा रहा था, और उसको बड़ा आनंद आता है जब इस तरह से वो काम करता है। और वो कहता है पिताजी आप ठीक काम कर रहे हैं, उसको बहुत आनंद आता है। मैं कहता हूँ देखो कितना सहज है, कितना अच्छा लगता है। तो मेरे बेटे को नहीं, मेरी बेटियों को भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता है। और उन्हें ये विश्वास होने लगा कि हमारे घर में जो समृद्धि आएगी वो हमारे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जा रही पूरे परिवार की, तो समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी, और इसी से ही हमारे संसाधन जुट जाएंगे। तो हमें कहीं से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ। आप बताइए कि ये जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये जो फाउंडेशन आपने बनाया है, ये किसका है, क्यों बनाया है? देखिए सचिन भाई, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये एक कोल्हू है जिसमें गन्ने को की पेराई करने के बाद उसका गुड़ तैयार कराया जाता है, शक्कर तैयार की जाती है, सिरका तैयार कराया जाता है, खंड तैयार की जाती है, और तरह तरह के और भी फॉर्म तैयार की जाती हैं। तो ये अपने खेत में ये अपना निजी कारोबार है। ये इसलिए बनाया, मैं 10 वर्षों से दूसरे लोगों के साथ जाकर और किराए पर अपना गन्ना ले आकर किराए पर गुड़ बनवाता था। तो वहाँ कई जगह, सब जगह गया, और ये गन्ने का बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ कोई ईमानदारी से, जिसमें ईमानदारी बढ़ती जा, ठीक ठीक गन्ने को तोला जा, ठीक ठीक उसका गुड़ बनाया जा, ईमानदारी स्वच्छ रखा जा, जो गन्ने का जो प्रोडक्ट है, गुड़ है, शक्कर है, सिरका है, तरह तरह के सीरा है, राब है, खांड है, तो उसको कैसे, उसकी गुणवत्ता को कैसे ध्यान में रखकर काम किया जाए, तो वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो इस वजह से, और मैं चाहता था हर वर्ष कि मैं एक ऐसा यहाँ कारोबार कर लूँ, क्योंकि यहाँ गन्ने का बाहुल्य खेत है, और मुझे भी अपना खेत में ज़्यादातर गन्ना उगाना पड़ रहा है, क्योंकि पड़ोसी गन्ना उगा रहा है, छोटी फसलें उगाता हूँ। तो भाई साहब, ये जंगली पशु जो हैं उसको उसको चल कर ख़राब कर देते हैं। तो आर्थिक स्थिति बनी रहे, तो मुझे भी पड़ोस के नाते गन्ना बोना पड़ रहा है। अब गन्ना है तो मैं उसको कैसे प्रोसेसिंग करूं, कैसे उसकी अपनी ईमानदारी पूर्वक वस्तुओं को अपने मित्रों को खिलाऊं, तो वो साधन मेरे पास नहीं था। बजट भी, हाँ, वो अब बजट भी नहीं था। मैं सोचता रहता था, तो इस वर्ष गन्ने की दुर्दशा ऐसी हुई कि कोई गन्ना नहीं ले रहा, कोई मेरा गुड़ बनाए भी नहीं रहा। अब मेरे पास बजट भी नहीं, मैं तो खुद कर्जे में चल रहा हूँ। फिर भी मैंने मित्रों से मिलकर इधर उधर कर ये एक हिम्मत करे कि भाई एक बार करना ही है। तो मैं ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ जो ईमानदारी, वो कहते हैं कि ईमानदारी से और बिना लेबर के, अपने घर के 4 आदमियों के बिना ये कारोबार नहीं चलने का। तो मैं ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ कि ये स्वतः ही और सबके लिए, जो क्षेत्र के वासी हैं, सबको ईमानदारी पूर्वक एक साधन, एक ऐसा व्यवसाय मिला, लघु उद्योग मिला देखने को, जो ईमानदारी से फलीभूत होता चला। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ।
अब आपका नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। अभय कुमार चांदा नगली। अच्छा, आपकी कौन सी खेती है? एक भी बोते हैं जी हम गन्ना हाँ। और गेहूँ भी बोते हैं। अच्छा, हाँ आप अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग करते हैं? हाँ जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हाँ। करते हैं प्रयोग, या आपको क्या कहना है जो पद्धति शूरवीर सिंह जी अपनाते हैं उसके बारे में? उसके बारे में हमें कहना तो कुछ अधिक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी राय है, हमारी अलग राय है। क्या राय है आपकी? हमारी राय यह है, किसान के पीछे जो है सारी जनसंख्या जितनी 1 अरब की होती जा रही है हमारी, वो किसान के पीछे निर्भर है। अच्छी पैदावार नहीं होने की है तो किसान को रोटी भी नहीं मिलेगी, वो कैसा अपना गुजारा भी नहीं कर सकता ऐसी खेती से। तो आप किस तरह की खेती करना चाहते हम तो ऐसी करते हैं जी, नई नई तकनीक अपना कर नई नई तरीके से खेती में अच्छी उपज पैदा होगी। हैं? कौन कौन से आप फसल में क्या क्या डालते हैं सर? फसल में नाइट्रोजन भी डालते हैं और डाया भी डालते हैं, अच्छा, और देसी खाद का भी उपयोग करते हैं। कीटनाशक कौन से यूज करते कीटनाशक भी डालते हैं। हैं? कौन से? ये जैसे खरपतवारों के लिए तो 240 चल रही है, और ऐसी चल रही हैं दवाई, जो सब डालते हैं। इससे आपको क्या फायदा होता है? खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है। हाँ, अच्छा, कितना पैदा कर लेते हैं आप? हमारे तो 4-5 कुंटल तो गेहूँ हो जाते हैं जी, और 70-80 कुंटल गन्ना हो जाता है। तो आप मुड़ना नहीं चाहते नैसर्गिक खेती की? नहीं जी, हम इसमें तो अपना भी बहुत पुरानी होने का, अपने परिवार का भी पेट नहीं भर सकते हम तो, और कुछ खिलाएंगे का। ओके, कड़े, थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र राणा है, ग्राम चांदा नगली का रहने वाला हूँ मैं। आपकी कितनी एकड़ की खेती है? मेरी साहब 8 एकड़ की खेती है। अच्छा, आप हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में शूरवीर सिंह जी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग कर रहे हैं जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किस पद्धति का अवलंबन करते हैं? पहले तो मैं भी आम किसानों की तरह उर्वरकों की खेती करता था, लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ रहना शुरू हुआ तो शूरवीर जी से संपर्क में आया। उनकी मेरी खेती पास पास है, तो अधिकतर एक दूसरे से वार्तालाप होती रहती थी। तो मुझको लगा कि शूरवीर सिंह सही चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी खेती जो है निरंतर उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है, और अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अधिक कीटनाशक इस्तेमाल करने के कारण जो हमारे लाभदायक कीट हैं वो भी मर रहे हैं उनके साथ साथ, और इतनी जल्दी वो डेवलप नहीं कर रहे, इतनी तेज़ी से वो नहीं बढ़ पा रहे जितनी तेज़ी से हानिकारक कीट बढ़ते हैं। तो आपने ये बदलाव अपनी पद्धति में कैसे लाए, कब से लाना शुरू किया? शुरू में तो हमने उर्वरकों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना शुरू किया, और कम करते करते फिर हमने उसमें हरी खाद जोती, देसी गोबर की खाद डाली, और मिश्रित खेती जैसे आपके सामने खड़ी है, गन्ना खड़ा है, ये हमने गन्ना बोया तो इसके साथ चना बो दिया। तो चना जब बढ़ा, चने के अंदर जो उसकी जड़ों में गांठें बनी, उन्होंने नाइट्रोजन की पूर्ति की गन्ने की, तो उसमें हमें उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप जैसे, और आपको कभी अविश्वास महसूस नहीं हुआ जो शूरवीर सिंह बता रहे थे? तो पहले दिनों में तो होता होगा अविश्वास। जब स्टार्ट में मैंने इसे समझा नहीं था, उस समय तो मैं भी औरों की तरह ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू करा, इसका रिजल्ट धीरे धीरे पॉजिटिव आना शुरू हुआ, तो मेरा भी विश्वास इस पर जमना शुरू हुआ, और आज मैं इस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। भले ही इसमें शुरू में उत्पादन कम हो, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे भूमि की ताकत बढ़ती चली जाती है, वो आत्मनिर्भर होती चली जाती है, वैसी वैसी उत्पादन में बढ़ोतरी आती चली जाती है। मिक्स क्रॉपिंग की जो बात शूरवीर सिंह जी करते हैं वो क्या है? जैसे अलग अलग तरह के एक ही जगह पे धान उगाए जाते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। उसमें ऐसा होता है कि उसमें हर चीज़ का पूर्ण उपयोग होता है, जैसे मिट्टी का पूर्ण उपयोग, क्योंकि सभी पौधे एक तल से खुराक नहीं लेते, वो अलग अलग तल से खुराक ग्रहण करते हैं, कुछ गहरी जड़ों वाले, कुछ उथली जड़ों वाले, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक दूसरे का भोजन का, वो सब अपना अपना भोजन अलग सतहों से ग्रहण करते हैं। हमें उदाहरण दीजिए, किन किन चीज़ों को एक साथ लगाया जा सकता है? जैसे चने के साथ एक, गन्ने के साथ चना, मटर, गन्ने के साथ गेहूँ, और लाई के साथ अलसी, मसूर, इस तरह की मिश्रित खेती की जा सकती है। अच्छा, तो आप ये प्रयोग कायम रखना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का? आपको ये मतलब व्यवहार के तौर पर कितना सफल लग रहा है?
आमदनी के तौर पर? वो मैंने आपको बतलाया कि स्टार्ट में भले ही हमको आमदनी कम लगे, उसका उत्पादन कम दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और फिर वो उर्वरकों की खेती के सभी उत्पादन देने लगता है, क्योंकि उर्वरकों में हमारी जो व्यय अधिक होता है, कीटनाशकों में व्यय अधिक होता है, तो इस कुल मिलाकर वो हम घाटे के नहीं जाते। ओके, थैंक यू। शूरवीर जी, आपने जमीन के प्रति हिंसा की बात की थी, हमने पढ़ा था उस आर्टिकल में, हाँ जी, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए ये मैं पढ़ाई छोड़ कर आया सचिन भाई, तो अहमदाबाद में जो गुजराती माहौल या पढ़े लिखे लोगों का जो माहौल मिला, तो बड़ा दयापूर्ण व्यवहार था उन लोगों का, बहुत अच्छा था। जब एकदम से गांव में आया, मैं अपने घर पर आया, तो सभी किसानों का एकदम क्रूर वाला स्वभाव था। पशु को हाँक रहे हैं वो भी मारने के लिए, खेती कर रहे हैं अब घासों को मारने के लिए, और इतने पर भी अपने बच्चों के साथ बोल रहे हैं नहीं कहना मानना, तो फिर भी तो ये बड़ा एकदम से वहाँ की याद आती थी और ये लगता था कि तू यहाँ फंस गया। ठीक है, तो फिर मैंने क्यों का जवाब, क्यों ऐसा करता और मनुष्य का क्या, तो सचमुच में देखे मानवता के आधार पर मनुष्य का व्यवहार बड़ा दयापूर्ण है। हिंसा में एकदम अहिंसक है, बड़ा दयापूर्ण प्रेम का व्यवहार चाहता है, मनुष्य करना भी चाहता है और दूसरे से उपेक्षा भी रखता है। तो अहिंसा का ये तत्व आप खेती में लाना चाहते हैं? नहीं, तो फिर जब देखा जुताई अति हो रही है, जो जैव जगत है, भूमि में रहने वाला जगत है, उसको भी मारने के ख्याल से जुताई हो रही है, जो धरती पर फैलने वाला जगत है, वनस्पति जगत है, उस पर भी मारने की इकाई हो रही है। जो अपने लाभ के उन्माद में मनुष्य, जो चाहे किसान हो या कोई भी हो, तो उसको लाभ को हानि पहुंच रही है, तो वो दूसरे को उसको मारना ही चाहता है, हिंसा ही चाहता। तो ये पूरे पर्यावरण में एक अहिंसक व्यवहार जो है, आज हमें इस कगार पर खड़ा कर रहा है कि सारे स्वास्थ्य चले गए, सारे अपने देसी बीज चले गए, सारी अपने सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, वो एक इसी व्यवहार के कारण और लाभ की दृष्टि के कारण ये सब बह गया जी। इसलिए मैं कहता हूँ, और इस पर मैंने लेख भी लिखा है, अहिंसक किसान। हाँ, अब भूमि जब दिखाया जाएगा तो ये कार्यक्रम देश भर के लोग देखेंगे। भूमि ये जो कार्यक्रम है देश भर में देखा जाएगा, तो देश भर के युवकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देश भर के मतलब किस विषय में आप कहना? आपके विषय में, आपके मन की बात कहिए। मेरे मन की बात तो ये है कि वो अपने जो आज की जो पीढ़ी है, युवक या आने वाली जो हमारी परंपरा है, उसमें कम से कम इतना व्यवहार को, मानव व्यवहार अगर सुधर गया, मानव की समझदारी सुधर गई, और तो उसको अपने आप ही क्रियाकलाप का ज्ञान होता चला जाएगा। पर वो उन्माद में न रहे, उन्माद तब वो नासमझी का बात है। इसलिए ये हिंसा करता है, हिंसा करना नहीं चाहता। मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, मैं किसी को फटकारना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कोई मुझसे प्यार से बोल रहा, मैं भी प्यार से बोल लूँ, तो ये सब चाहते हैं। लेकिन हमारा जो शिक्षा का और सारा ही परिवेश हमें लगता कि वो उस तरह से भरा हुआ है व्यवहार, कि मानव व्यवहार सुधर गया तो साहब सब कुछ, और मानव को समझदारी आ गई तो प्रकृति में तो सौंदर्य, धरती पर स्वर्ग है ही है, सबसे बड़ा काम। ऐसा इस खेती से मुझे अकल हुई है। थैंक यू।